नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं बीजेपी की, जिसने न केवल दूसरी पार्टियों से नेताओं को शामिल कर अपनी ताकत बढ़ाई है, बल्कि दूसरे दलों से गठबंधन कर एनडीए का कुनबा बढ़ाने में भी लगी हुई है। 15 साल बाद ओडिशा में बीजू जनता दल एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा है। वहीं टीडीपी 6 साल बाद फिर से एनडीए में शामिल होने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की आज रात बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है और कल गठबंधन की घोषणा संभव है। हालांकि पंजाब में अकाली दल के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पा रही, लेकिन पुराने दोस्तों को साथ लाकर बीजेपी अपने बूते 370 और एनडीए के साथ 400 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोर लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में बीजेपी लोकसभा और बीजेडी विधानसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 13 या 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं विधानसभा की 147 सीटों में बीजेडी 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर बीजेपी का टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन संभव है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 7 पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि 5 से 6 सीटों तक समझौता हो सकता है, जबकि विधानसभा की 175 में से बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो एक नजर डाल लेते हैं कि एनडीए की ताकत पिछले कुछ वर्षों में किस तरह लगातार बढ़ी है। 1998 में एनडीए की स्थापना की गई थी और तब से लेकर अब तक लगातार पार्टियों की संख्या चाहे ऊपर नीचे होती आई हो, लेकिन सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1998 की बात करें तो 16 पार्टियां थी और 257 सीटें एनडीए ने जीती थी। 99 में 21 पार्टियां थी और 296 ये संख्या बढ़कर हो गई थी। लेकिन 2004 में घटी थी ताकत और केवल 12 पार्टियां रह गई थी। 188 सीटें ही वो जीत पाए थे। 2009 में सबसे निचला स्तर था, जब केवल 8 पार्टियां बीजेपी के साथ थीं और केवल 156 सीटें वो जीत पाए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के बाद संख्या बढ़ी, 23 पार्टियां हो गई और लोकसभा में इनकी संख्या 335 तक पहुंच गई। 2019 में ये संख्या और बढ़ी, पार्टी चाहे 20 रह गई, लेकिन संख्या 351 तक पहुंच गई थी। और 2014 के बाद एनडीए छोड़कर के कई दल भी चले गए। इनमें टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल, इसके अलावा जेडीयू, एआईएडीएमके, एमडीएमके, पीएमके, डीएमडीके और आरएलएसपी ये प्रमुख दल हैं जो साथ छोड़ गए थे। लेकिन अब इनमें से कई वापस भी आए हैं। शिवसेना टूटकर आधी शिवसेना इधर आ गई है। जेडीयू अब वापस बीजेपी के साथ है और उपेंद्र कुशवाहा भी एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं। वहीं नए सहयोगी भी अब बीजेपी के साथ आए हैं। एनसीपी जो टूटकर बीजेपी के साथ आई, अजित पवार, जेडीएस, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी आ गई है। हरियाणा लोकहित पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इसके अलावा एमजीपी, एसबीएसपी, जनसेना, राष्ट्रीय लोकदल, ये तमाम पार्टियां जो अब बीजेपी के साथ आई हैं। वहीं आने वाले दिनों में बीजेपी के जो संभावित सहयोगी उनकी संख्या बढ़ सकती है। बीजेडी का हमने आपको बताया, टीडीपी भी आ सकती है और अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है। एनडीए की ताकत किस तरह बढ़ी है आज आप देख लीजिए। कुल 36 पार्टियां हैं जो भविष्य में संख्या बढ़ने की बात की जा रही है। लोकसभा में 351 सांसद हैं, राज्यसभा में 118 सांसद हैं। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है और देश भर में अगर विधायकों की बात करें तो करीब 1900 विधायक एनडीए के पास हैं। और आज एनडीटीवी डिफेंस समिट में हमारे एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए के बढ़ रहे कुनबे को लेकर कहा कि जिसका दिल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि उसके पास ज्यादा सहयोगी आएंगे। अलायंसेस इतने आपके पास हैं, इतने सारे अलाइज हैं, उसके बाद भी आप लोग रुक नहीं रहे हैं। अब पहले नीतीश, फिर नवीन बाबू, और हमको लगता है फिर दक्षिण से भी कुछ ले आएंगे। कितना ग्रैंड से कितना ग्रैंड अलायंस चाहिए? नंबर ऑफ एलाइज उसी के साथ बढ़ेंगे जिसका दिल बड़ा होगा। छोटे दिल के पास इतने लोग नहीं जा सकते। और एनडीए की जो रणनीति है, इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक। संदीप जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे, उड़ीसा में अगर हम बात करें तो बीजेडी को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि 10 साल में कोई ऐसा मौका नहीं रहा जब बीजेडी ने क्रूशियल मौके पर बीजेपी का साथ दिया हो, खासतौर से राज्यसभा में जहां पर सरकार को बहुमत नहीं है। अखिलेश जी, यहाँ पे 2-3 विषयों पे आपको ध्यान देना होगा। एक, जो भी आप अलायंसेज अभी बात कर रहे हैं वो अकाली दल के साथ हो सकता है, बीजू जनता दल के साथ हो सकता है, टीडीपी के साथ हो सकता है। एक तरह से
जहां पे कांग्रेस को और आप वीकन कर सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है जिस तरह से आप कांग्रेस को वीकन करें। ओडिशा में अगर बीजू जनता दल और बीजेपी साथ आए तो उनको हराना काफी मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, जो तब विरोध पक्ष हो जाएगा। सो एक तरह से बीजेपी का बीजेडी के साथ एक अलायंस करना, ये एक उद्देश्य से हो सकता है कि हमारा मुख्य विरोधी जो है उसको हम साइडलाइन करें। कर्नाटका में भी आप देखिए यही एक उद्देश्य है जनता दल सेक्युलर के साथ बीजेपी का जुड़ने के लिए। अखिलेश जी, और एक बात आपने कहा, आज हम 36 अलायंसेस 36 पार्टीज को एनडीए में देख रहे हैं, पर एक बहुत ही मुख्य फर्क आप देखेंगे कि बीजेपी को छोड़ के जो दूसरे 35 पार्टीज हैं उनका कुल संख्या, जो सीटें वो लड़ेंगी, बहुत ही कम संख्या की सीटें होंगी। ये डोमिनेंट पार्टी जो रहेगा वो बीजेपी ही रहेगा। इसलिए आप देखिए उनके कैलकुलेशन में भी 370 वो बीजेपी की बात कर रहे हैं और 400 पार एनडीए की बात कर रहे हैं। तो 400 केवल 30 पार सीटें सहयोगियों के लिए। सिर्फ 30 सीटों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। और आज भी एनडीए में 50 सीटें हैं जो बीजेपी के नहीं है। तो एक तरह से ये नए गठबंधन में आप ज्यादा पार्टीज को जोड़ रहे हैं, पर संख्या ज्यादा बीजेपी को होगा। महाराष्ट्र में ऐसा भी लग रहा है संदीप जी कि शायद बीजेपी 2019 की तुलना में ज्यादा लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि बिहार महाराष्ट्र में भी वो सहयोगियों से ज्यादा सीटें चाहती है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपका आंध्र प्रदेश का समझ लेना चाहता हूं। टीडीपी और जनसेना दोनों ही चाह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन हो। कुछ देर में चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात भी होगी बीजेपी नेतृत्व से, संभावना कि कल इसकी घोषणा हो जाए। लेकिन जरूरत किसको ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी तो वहां पर केवल 1% की पार्टी है आंध्र प्रदेश में, तो फिर चंद्रबाबू नायडू इतना कीन क्यों है बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए? आप अगर तमिलनाडु की बात करें या आंध्रा की बात करें या केरला की बात करें, यहां पे बहुत ज्यादा सीटों की बात नहीं हो रही है बीजेपी की कैलकुलेशंस में। 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, ये भी उनके लिए काफी रहेगा इन तीनों राज्यों में आप देखें तो। सो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस का राज्य में सरकार अब 10 साल होने वाला है, और एक काफी लोगों को लगता है कि एक एंटी इनकम्पेंसी मूवमेंट शुरू हो चुका है। वहां पे टीडीपी और पवन कल्याण साथ में आ चुके हैं, और उनके साथ जुड़े तो आंध्रा में उनके नंबर्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं इस अलायंस में भाग वो आ गए तो। और 370 का जो लक्ष्य है, वो 370 का लक्ष्य उनको अगर पहुंचना है, दक्षिण भारत का एक बहुत ही बड़ा पात्र उसमें रहेगा। इसलिए इन आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कम सीट हो तो भी उस कम सीटों से वो 370 का लक्ष्य वो पूरा करने का एक कोशिश करेंगे। वही एक उद्देश्य से मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में अगर बीजेपी टीडीपी और पवन कल्याण के पार्टी के साथ अलायंस करेगा, इसी एक उद्देश्य से करेगा। जी, लेकिन एक बात और समझ लेना चाहते हैं आपसे कि ये जो सहयोगी हैं, क्योंकि जब सरकार में हिस्सेदारी की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि हम नोशनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी संख्या के आधार पर नहीं होगा, केवल एक संकेतात्मक जो है दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे में इन सहयोगियों को हिस्सा तो नहीं मिलता सत्ता में, तो फिर उनकी क्या मजबूरी है साथ रहने की? अखिलेश जी, यहां पे आप ध्यान में रखें तो पहले भी टीडीपी 1-2 बार एनडीए में शामिल रही है पर सरकार में नहीं आई। उसी तरह लास्ट टाइम आप देखें नीतीश जी ने 2014 पहली बार सरकार में नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि ये नोशनल रिप्रेजेंटेशन केवल मिल रहा है। अभी जो मैंने कहा एनडीए, जिस तरह से एनडीए बन रहा है, 36 पार्टी होंगे, पर इन 36 पार्टियों में से एक पार्टी क्लियरली डोमिनेंट पार्टी रहेगी, और वो न्यू एनडीए अलायंस जो मैं कहूंगा 2014 के बाद जिस तरह से एनडीए का अलायंस बना है, उन्होंने वहां पे स्पष्ट कर दिया है कि अब का एनडीए पहले का एनडीए नहीं, हम मेन पार्टी होंगे, दूसरे पार्टीज को हम नोशनल रिप्रेजेंटेशन देंगे। दूसरे पार्टीज का ज्यादा राज्य में उनका एक प्रभाव हो सकता है, बट केंद्र में हमारी ही। लेकिन संक्षेप में संदीप जी एक सिनिकल आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि अगर बीजेपी खुद
पा रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, कॉन्फिडेंट है, तो फिर उसको नए सहयोगी की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों उसको नए सहयोगी जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैं पहले कह रहा था उसी बात पे आऊंगा। अगर आपके चीफ ओपोनेंट को आपको डिफीट करना है, अगर कांग्रेस पार्टी को डिफीट करना है, तो जो पार्टियों का सहयोग लेके आप वो और इजीली कर सकते हैं, उनके साथ एक पहला अलायंस करके उस लक्ष्य को आप अचीव करेंगे, फिर आप दूसरे पार्टी से डील करिए। ये उनका स्ट्रैटेजी हमेशा से रहा है। जी, शुक्रिया आपका संदीप जी, इस तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि बीजेपी की नए सहयोगी दलों को साथ जोड़ने की रणनीति के पीछे आखिर मंशा क्या है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। श्रीनगर के एक युवक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी वायरल हो रही है। पीएम मोदी आज श्रीनगर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी नाजिम नाम के एक युवक ने उनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश की। इस पर पीएम मोदी ने स्टेज पर ही उस युवक से वादा किया कि वो उनके साथ सेल्फी जरूर खिंचवाएंगे। रैली के बाद पीएम ने नाजिम के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाई। बाद में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस सेल्फी को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त नाजिम के साथ यादगार सेल्फी। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर तीखा हमला बोला। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब देश के जो कानून थे वो यहां लागू नहीं हो पाते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली और अब पूरे देश की योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों तक भी पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादियों ने सालों तक 370 को लेकर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। जे.एंड.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।